हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में क्या पढ़े थे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्जेस के प्रॉपर्टीज क्या है, चार्जेस कितनी तरह के होते हैं, फिर चार्ज कैसे करते हैं, चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं। फिर हमने पढ़ा कूलम्स लॉ। फिर कूलम्स लॉ क्या था, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स था, उसके बारे में पढ़ा हमने। फिर अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो उस पर लगने वाले फोर्स कैसे होंगे, उस बारे में पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं उसे। फिर हमने किया उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 क्या है, सबसे पहले इसमें हमें जानने की जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे कि अब मान लीजिए कोई एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज Q है, इसके अराउंड एक रीजन होगा। फील्ड मतलब क्या है, एक रीजन, ठीक है, आसपास का एक रीजन है जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो इस चार्ज की वजह से ये दूसरा चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब मान लीजिए ये है हमारे चार्ज की फील्ड, ठीक है, यहां तक वो अपनी फील्ड डेवलप कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो है इस रीजन में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली ए रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कहाँ वो पॉजिटिव हो सकती है, कहाँ वो नेगेटिव हो सकती है, कहाँ वो ज्यादा हो सकती है, कहाँ वो कम हो सकती है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कहा कि ये चार्ज Q है, अब ये कैसा है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब मान लीजिए इधर मैंने एक लूप बनाया और इधर सेम लूप बनाया, ठीक है, तो इधर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज्यादा है, मान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 1 है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बट अगर सेकेंड लूप पे देखें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 इज 0। तो स्ट्रेंथ जो है कहीं ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, कहीं हो ही नहीं सकती। उस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है वो कितनी ज्यादा लग रही है, फोर्स जो है वो कितना ज्यादा लग रहा है, कितना कम लग रहा है, रिपल्शन या अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा लगे या कम लगे, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स हम कह सकते हैं, किसके लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर Q चार्ज के ऊपर लगना हो तो पर चार्ज डिवाइड कर देंगे Q से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मान लेंगे ये चार्ज Q है, एक दूसरा Q चार्ज के ऊपर इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप होगी इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज की वजह से, मतलब Q जो हमारा है वो क्या है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब क्या है कि उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब स्मॉल Q जो है वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। Q चार्ज क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। स्मॉल Q चार्ज क्या है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। ठीक है, तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो फोर्स कितना है, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों के बीच में r, तो r²। ठीक है, डिवाइडेड बाई Q, तो Q से Q गया, बचा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। ठीक है, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। याद रखिए यहाँ पे Q कौन सा यूज करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, यानी सोर्स चार्ज यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसके पास दोनों है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है वो आगे पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज को रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है, देखिए
फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, न्यूटन पर कूलम। और इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, जो कि हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, विल स्टडी इन सेकेंड चैप्टर। नेक्स्ट, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायमेंशन क्या होगा, जैसे कि न्यूटन है, न्यूटन का डायमेंशन क्या है, एम एल टी पावर -2 पर कूलम है, कूलम का डायमेंशन क्या है, ए टी। तो देयरफॉर इसका डायमेंशन होगा एम एल टी पावर, अगर ये टी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, टी पावर -1, तो टी पावर -1 इंटू -2 विल बी टी पावर -3 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए पावर -1। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमें जानना था किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, ठीक है। ओके, देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डजंट डिपेंड्स ऑन द चार्ज q, स्मॉल q के ऊपर क्या डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। अभी हमने देखा था, पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सोर्स चार्ज के ऊपर इंस्टेड ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सोर्स चार्ज के ऊपर। ओके, डजंट डिपेंड ऑन q एज द रेशियो ऑफ f/q इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q, फोर्स पर यूनिट चार्ज का रेशियो जो है वो स्मॉल q के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। कौन सा चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, टेस्ट चार्ज के ऊपर। ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, ये याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होगी। फॉर ए नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो रेडियली इनवर्ड होगी। फॉर ए नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज q, q क्या है, सोर्स चार्ज, राइट, डिपेंड्स इनवर्सली ऑन r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब क्या है, उसके डिस्टेंस के। सो at distance from, at equal distance from the charge q, E will have same magnitude, that is it shows radial symmetry। मतलब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक चार्ज q इधर, ठीक है, इससे स्मॉलर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट p है, r1 डिस्टेंस मान लेते हैं, r2 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट q है, बट हमें दिया हुआ है कि r1 इज इक्वल टू r2, अगर r1 और r2 बराबर है, ठीक है, सो एट इक्वल डिस्टेंसेस अगर r1 r2 बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p विल आल्सो बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट q, क्योंकि चार्ज सेम होने की वजह से डिस्टेंस जो है अगर सेम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, वो है kq/r², ठीक है। तो फॉर सिंगल चार्ज के लिए सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि k हमारा कांस्टेंट है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², वही इधर दिया हुआ है, डिपेंड्स इनवर्सली ऑन r²। सो एट इक्वल डिस्टेंस, अगर डिस्टेंसेस हमारे इक्वल है तो चार्ज q से E कितना होगा, सेम होगा, या P पॉइंट पे देखो या Q पॉइंट पे देखो, अगर डिस्टेंस सेम है और सेम चार्ज से है तो E हमारा क्या होगा, सेम। नेक्स्ट एक PYQ देख लेते हैं क्या है। चार्ज Q is distributed uniformly over a ring of radius small a. Obtain an expression of the electric field intensity E at a point on the axis of ring के axis पे. Hence, show that for a point at large distances from the ring, it behaves like a point charge. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मान लेंगे एक रिंग है, ठीक है, सॉरी, हाँ भाई देखो, ये क्या है, एक रिंग है, रिंग का रेडियस क्या है, रिंग का रेडियस है स्मॉल a, ओके, रिंग का रेडियस क्या है हमारा, स्मॉल a, ठीक है। अब रिंग से r डिस्टेंस अवे, रिंग से क्या है, r डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए, a charge q is distributed uniformly around a ring of radius a. Obtain an expression for electric field intensity at a point on the axis of ring. इस axis पे एक पॉइंट है कहीं
जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, चलो हम छोटा सा डीएल लेंथ लेते हैं, ठीक है। डीएल लेंथ की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब मान लीजिए अगर एक डीएल लेंथ इधर भी लेता हूं मैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगी, दोनों की वजह से निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि सेम सेम डिस्टेंस पे है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। किसकी वजह से, इसकी वजह से, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, दिया हुआ नहीं है कि नेगेटिव है या कुछ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर कहीं। ओके, और इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज, कहीं इधर होगी। डन। ओके, तो इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज ई, और इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज ई। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होंगी, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है हमारा, सेम है, और चार्ज भी क्या है, सेम है। इतना तो हमने पहले ही पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ कितनी रही। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा x है, दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, x। अब अगर वो एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा हमारा, थीटा, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब ई के दो कंपोनेंट होंगे, थीटा के अलोंग जो है वो होगा कॉस कंपोनेंट, ई कॉस थीटा, और ई के अक्रॉस जो है वो होगा साइन कंपोनेंट, वो है ई साइन थीटा। अब इस ई की वजह से भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर होगा ई कॉस थीटा, और इधर होगा ई साइन थीटा, ठीक है। ओके, अब यहां से अगर देखें तो ई साइन थीटा सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट रहने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। बट ई कॉस थीटा दोनों सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन सेम है, सेम रहने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये एड अप हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई नेट। ओके, अच्छा, ये ई की जगह डीई होगा, क्यों, बिकॉज हमने छोटा सा लेंथ डीएल लिया था, राइट, तो ये डीई हो जाएंगे। छोटे से लेंथ की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, डीई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीई नेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डीई cos थीटा, राइट, डीई cos थीटा प्लस डी cos थीटा वाज 2 डीई cos थीटा। ओके, चलो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने से पहले ऐसे लिख लेते हैं, चलो, डीई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज डीई, डीई है क्या, डीई है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज मान लेते हैं क्यू है, मान लेंगे डी क्यू है, डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस क्या था, देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x, तो डिस्टेंस विल बी x स्क्वायर इनटू cos थीटा क्या है, यहां से देख लेंगे, cos थीटा क्या है, जैसे cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, राइट, एडजेसेंट हमारा r है और हाइपोटेन्यूज हमारा x है, तो इधर से क्या लिख सकते हैं हम, r/x। डन। तो अगर इधर से लिखे तो डीई नेट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू r divided by x cube. Okay, but we know that dq is nothing but lambda dl. dq क्या है, lambda dl। कैसे, lambda क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और dl क्या है, लेंथ, स्मॉल लेंथ, dq इज चार्ज। तो lambda इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इधर से dq को क्या लिख सकते हैं, lambda इज नथिंग बट dq by dl। तो हम लोग lambda को क्या लिख सकते हैं, सॉरी dq को क्या लिख सकते हैं, lambda into dl, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो डीई नेट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह क्या लिख सकते हैं हम, lambda dl इंटू r डिवाइड बाई x क्यूब। डन। ओके, अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 into 1/4 pi epsilon naught lambda r dl divided by x cube, डन, x cube, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, देखिए इधर से हमने स्टार्ट किया था, फिर वापस इधर आके खत्म किया, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री है, राइट, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके
हाफ सर्कमफ्रेंस, 0 से हाफ सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या होगा, पाई आर, राइट। तो 0 टू पाई आर। अच्छा, आर इज नथिंग बट रेडियस, तो रेडियस इसका ए है, तो पाई ए लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ डी नेट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज नथिंग बट एक्स, राइट। तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी नेट विल बी ई नेट। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर भी कांस्टेंट है, पॉइंट का डिस्टेंस वो भी बाहर आ जाएगा, एक्स भी कांस्टेंट है, एक्स क्यूब भी बाहर। चेंज क्या हो रहा है, डीएल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कहां से कहां तक, 0 से पाई ए तक, ठीक है, ओके। तो ई नेट will be equal to 2 into 1/4 pi epsilon naught lambda r by x cube, ओके। अब dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l 0 to pi a, ठीक है, ओके। चलो तो e net will be equal to, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/4 pi epsilon naught 2 lambda r divided by x cube into लेंथ का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई ए माइनस 0, ठीक है, ओके। चलो थोड़ा सा लेंथी है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी है। तो ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, लैम्डा इंटू 2 पाई ए इंटू आर डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है, ओके। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, राइट। तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा इंटू डिस्टेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर, राइट। तो 2 पाई ए, 2 पाई ए, तो लैम्डा इंटू 2 पाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, Q। सो ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अच्छा, अब इधर से हम देख सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, राइट, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। चलो वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां लिख सकते हैं कि वी नो दैट x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो एक्स क्यूब क्या होगा, देयरफॉर एक्स क्यूब विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग की एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट उसने एक और चीज पूछी थी, क्या, हाँ, hence show that for points at large distance from the ring it behaves like a point charge। अगर डिस्टेंस लार्ज हो तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो चेक कर लेते हैं, ओके, मान लीजिए इधर ही कर लेता हूं, ठीक है। फॉर लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस मतलब जो आर था वो बहुत दूर होगा, मतलब आर स्क्वायर विल बी मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर जो है रेडियस से बहुत बड़ा होगा, तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। अगर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइड बाई, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, एक आर से अगर आर कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। डन। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। किसके लिए, एक रिंग के लिए एट लार्ज डिस्टेंस इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था, यहाँ, ठीक है। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वही पॉइंट चार्ज का हमें फॉर्मूला मिला है इधर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। किसके लिए, रिंग के लिए एट लार्जर डिस्टेंस, बहुत दूर अगर डिस्टेंस ले लेंगे तो रिंग भी किसकी तरह बिहेव करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges of 1 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept at 30 centimeter apart. How far from 1 microcoulomb charge on the line joining two charges, okay, will the net electric field becomes zero? Okay, मतलब क्या है देख लेते हैं. हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है. चलो, एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 4 माइक्रोकूलम. दोनों पॉजिटिव है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है. डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, मान लेंगे r जो है वो 30 सेंटीमीटर. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम से कितनी दूर, मान लेंगे x डिस्टेंस दूर. ठीक है. विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो. मान लेते हैं इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज जीरो. पॉइंट P बोल लेते हैं, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी जीरो. कहां से, 1 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस दूर. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स, राइट. ओके. तो अब 1 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, मान लेते हैं ये पहला चार्ज है और ये हमारा दूसरा चार्ज है. तो 1 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगेगी अवे फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगती है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ. तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इधर, मतलब मान लेते हैं E1. और इसकी वजह से 4 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी, इस तरफ, मान लेते हैं E2. अब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P टू बी जीरो, अगर ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, राइट. नहीं, मैंने कल भी कहा था कि अगर मुझ पे नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है तो इस तरफ से लगने वाला फोर्स या इस तरफ से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल, तभी मैं क्या होऊंगा, बराबर. यानी मुझ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो. उसी तरह पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना है तो E1 शुड बी इक्वल टू E2. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2. अब E1 और E2 क्या है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. E1 क्या है, K Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस x स्क्वायर, क्योंकि x है इधर से डिस्टेंस. ओके. E2 क्या है, K Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस r माइनस एक्स द होल स्क्वायर, r माइनस एक्स द होल स्क्वायर. अब K से K गया. ओके. चलो, Q1 कितना है, 1. माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम दोनों तरफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही रख सकते हैं. डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई r माइनस एक्स द होल स्क्वायर. चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे, r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स द होल स्क्वायर, राइट. r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सही है. ओके. अगर ये स्क्वायर इधर गया तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, दैट इज नथिंग बट 2. सब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x. तो इधर से अगर x इधर गया तो क्या होगा, r विल बी इक्वल टू 2x माइनस x विल बी कन्वर्टेड टू प्लस x. सो r इज इक्वल टू 3x. सो x विल बी इक्वल टू r बाई 3. x की वैल्यू क्या आ गई हमें, r बाई 3. तो r कितना था, x इज इक्वल टू r बाई 3. सो x विल बी इक्वल टू, r है हमारा 30 सेंटीमीटर. So 30 divided by 3 is nothing but comes out to be 10 centimeter. So we can write from 1 microcoulomb charge 10 centimeter away the electric field will be 0. ठीक है, डन. अगर वो पूछेगा कि from 4 coulomb कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हम करेंगे कि r माइनस एक्स करेंगे अगेन. ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसमें से r में से x को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि 4 कूलम से कितनी दूर है. हमेशा याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो कहां होती है, जिस तरफ छोटा चार्ज होता है उसके नजदीक में जीरो होगी, उसके पास में जीरो होगी. जैसे कि 1 माइक्रोकूलम के पास में जीरो है, मतलब 10 सेंटीमीटर, बट 4 माइक्रोकूलम से अगर देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर, तो बहुत दूर है, मतलब जो छोटा चार्ज होगा उसके पास में जीरो होगी. ठीक है, याद रखिए. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस कितना है हमारा, यहां से यहां तक का, s इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, 2 into 10 to the power 4, 2 into 10 power 4 न्यूटन पर कूलम. ओके. चलो, नाउ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर दी इन्होंने, रिवर्स कर दिए. ठीक है,
अब नीचे की तरफ हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो गई है तो कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज, मैग्नीट्यूड सेम ही है, 2 × 10 पावर माइनस 2 × 10 पावर 4 था, वैसे का वैसा ही। एंड प्रोटॉन फॉल्स थ्रू सेम डिस्टेंस, प्रोटॉन को अब पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गिराया था, अब ये गिरा रहे हैं प्रोटॉन को। ओके, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, दोनों केसेस में टाइम ऑफ फॉल निकालना। सबसे पहले ये बताइए कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो ये चार्ज नीचे जा रहा है, तो इसका फोर्स भी कहां लगेगा, नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बट पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फॉर पॉजिटिव चार्ज फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस से गिर रहे हैं, दोनों का टाइम भी सेम होगा, राइट। हाँ, तो किसी एक का टाइम निकाल लो, वही दोनों का टाइम हो जाएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं कि इसके ऊपर एक्सीलरेशन कितना लग रहा है। एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, एक्सीलरेशन विल बी फोर्स बाय मास। ओके, तो फोर्स कितना है, फोर्स है हमारा E इंटू कैपिटल E। देखिए जैसे कि हमने इधर पढ़ा था E इज इक्वल टू F बाई क्यू, राइट। सो F विल बी इक्वल टू क्यू E, तो यहां से Q क्या है, E के बराबर है, इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई मास M। ओके चलो, अब इसके वैल्यूज भी गिवन है, राइट। चलो देखते हैं आगे। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, मास गिवन है, मास तो गिवन नहीं है। चलो, तो अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालनी है। तो ut विल बी 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जो है इनकी 0 है, बिकॉज रेस्ट से गिरा है, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ओके, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर। तो इधर से अगर टाइम की वैल्यू देखेंगे तो 2s बाई a, इसका हो जाएगा रूट। आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो इधर से देखते हैं। तो t विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2s बाई a, क्या है e बाई m। ठीक है, a क्या है e बाई, तो t विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू s कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक है, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9 इंटू 10 पावर, सॉरी 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक है, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइम t विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 1.5, चलो कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे इजीली, जल्दी हो जाएगा। 2 इंटू 1.5 इंटू 9.1, तो ये हो जाएगा 27.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और माइनस 13 विल बी माइनस 33। ओके, डिवाइडेड बाई, अब नीचे 1.6 इंटू 2 दैट विल बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और प्लस 4 कितना होगा माइनस 15। ठीक है, ओके, तो t विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 15 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक है, अब 27.3 डिवाइड बाई 3.2, ये कितना होगा 8.5, 8.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक है, तो अब 8.53 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी रूट ऑफ 8.53, तो ये हो जाएगा 2.9 सेकेंड्स, 2.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को गिरने के लिए। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ
इलेक्ट्रॉन या टाइम ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू क्या है 2.92 माइक्रो सेकेंड्स, सॉरी नैनो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड। डन। नैनो मतलब 10 to the power -9। इजी। नेक्स्ट 2 point charges 4 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at the vertices A and B of right angle triangle ABC। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके चलो थोड़ा सा बड़ा। डन। अब B इज अ राइट एंगल, B जो है वो हमारा राइट एंगल है, ये A B और ये C हो गया। AB इज 3 सेंटीमीटर, AB जो है √3 सेंटीमीटर, AC इज 2 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर, एंड BC इज 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C पर कितनी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी। अच्छा, A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी, इधर, अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट, और B की वजह से इधर, अवे फ्रॉम द चार्ज। चलो मैं हाथ से ड्रॉ कर लेता हूँ। A की वजह से लगेगी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, और B की वजह से लगेगी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। ठीक है, तो अब इस पे कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो निकालना है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। पहले मैग्नीट्यूड निकालना है फिर डायरेक्शन निकालना है, दोनों एक साथ निकाल लेंगे, राइट। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फिर डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि EA और EB क्या है। EA फॉर्मूला क्या होगा, K QA डिवाइड बाय डिस्टेंस RA²। ओके, तो K क्या है 9 इंटू 10⁻9 इंटू QA क्या होगा हमारा, A पे चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। A पे चार्ज है 4 माइक्रोकूलम और B पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। ओके चलो, तो 4 माइक्रोकूलम मतलब 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है A का C से डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻2 द होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ, राइट, 4 इंटू 10⁻4। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4। ठीक है, ओके, तो 4 से 4 गया, 10⁻4 से अगर कैंसिल करो 10⁻2 बचेगा, तो EA विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 - 2 विल बी 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन हमें पता है, बाद में देख लेंगे। चलो ये हुआ हमारा EA। सिमिलरली EB निकालिए, EB क्या होगा K QB डिवाइड बाई डिस्टेंस RB का स्क्वायर। ठीक है, तो K क्या है हमारा 9 इंटू 10⁻9 इंटू डिस्टेंस, चार्ज क्या होगा, चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 10⁻4 से अगर से कैंसिल करें ये बच जाएगा 10⁻2, 10⁻2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या, E at B will be equal to 9 2s 18 into 10⁻9 - 2 will be 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैंने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो E नेट यानी E at C will be equal to रूट ऑफ, थोड़ा सा E at C will be equal to root of EA square plus EB square plus 2EA EB cos theta। सही है, ओके, तो चलो E at C will be equal to, कर लेते हैं, रूट ऑफ EA कितना है 9 इंटू 10⁻7, राइट, तो 9 इंटू 10⁻7 द होल स्क्वायर प्लस EB कितना है 18 इंटू 10⁻7 द होल स्क्वायर
प्लस 2 EA EB, तो 2 into 9 into 10 to the power 7 into 18 into 10 to the power 7 into cos थीटा। अच्छा, अब cos थीटा क्या होगा इधर से देखते हैं। cos थीटा क्या है? cos थीटा इज adjacent by hypotenuse, adjacent 1 hypotenuse 2, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1 by 2, 1 by 2 डन। तो 2 से 2 गया, बचा क्या है देखते हैं। E at C will be equal to root of 9 का स्क्वायर 81 into 10 to the power 14 प्लस 18 का स्क्वायर क्या 324 into 10 to the power 14 into 9, 18 9 जा 162 into 10 to the power 7 7 14 डन। ओके, तीनों में क्या कॉमन है 10 पावर, सॉरी ये प्लस होगा, हाँ तीनों में क्या कॉमन है 10 पावर 14 इज कॉमन, तो 10 पावर 14 को अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 81 प्लस 324 प्लस 162, तो ऐड कर लीजिए सबको, रूट ऑफ 81 प्लस 324 कितना होगा 320 प्लस 80 405, 405 प्लस 162 567, तो ये हो जाएगा 567 इंटू 10 टू द पावर 14। ओके चलो 567 का रूट देखते हैं। हाँ, रूट ऑफ 567 इट विल बी 23.8। चलो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी इक्वल टू 23.8 इंटू 10 पावर 14 का रूट हो जाएगा 10 पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, डायरेक्शन के लिए चलो यहीं लिख लेते हैं, डायरेक्शन के लिए tan अल्फा का फॉर्मूला था, tan अल्फा इज इक्वल टू E2 sin थीटा डिवाइड बाई E1 प्लस E2 cos थीटा, जिस तरह हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F2 sin थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू E2 क्या है, E2 हमें इधर मिला था यानी EB, सॉरी EB लिख लेता हूँ इससे और इसको EA लिख लेते हैं। EB क्या था 18 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है, साइन थीटा, साइन अच्छा एंगल कितना होगा, चलो जैसे डायरेक्टली साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, राइट, एडजेसेंट रूट 3 हाइपोटेन्यूज 2, तो इधर से ले लेते हैं रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई EA कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस EB कितना होगा 18 इंटू 10 पावर 7 इंटू कॉस थीटा क्या था 1 बाई 2, तो 2 1 जा 2 9 जा, ठीक है। तो अगर इधर से देखेंगे तो 18 इंटू 10 पावर 7 इंटू रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई, देखिए 9 इंटू 10 पावर 7 9 इंटू 10 पावर 7, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे, राइट, 18 इंटू 10 पावर 7, तो 18 18 10 पावर 7 10 पावर 7 गया, तो बचा क्या रूट 3 बाई 2, तो देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 बाई 2, तो इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सी होगी, ठीक है। अच्छा अब अल्फा क्या है ये देख लेते हैं, मान लीजिए ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सी है, तो ये एंगल जो है वो है अल्फा, ठीक है, पहले वाले वेक्टर से एंगल मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ 3 tan इनवर्स रूट ऑफ 3 बाई 2। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, electric field lines are the imaginary lines which gives the pictorial representation of electric field around a charge. It was given by Faraday to visualize the strength of electric field. जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कोई चीज ही नहीं है, जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में जा रही है या इस तरह की है या ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, वो जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, तो थोड़े से क्या है इमेजिनरी लाइंस है जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट मतलब पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कहाँ है, एक चार्ज के अराउंड कैसी है, किधर है, तो उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज
एंड टर्मिनेट टू अ नेगेटिव चार्ज। कौन से चार्ज को टर्मिनेट करते हैं? नेगेटिव चार्ज। मतलब एक एक पॉइंट को इधर एक्सप्लेन करूंगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इधर से देख लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होंगे? निकलेंगे हमेशा। फील्ड लाइंस विल ऑलवेज कम आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। बट नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड आएंगे, टर्मिनेट होंगे, टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, तो अगर दोनों साथ में होंगे तो कैसा होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर रख देंगे तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ कुछ इस तरह से जाएंगे, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, प्लस क्यू से निकलते रहेंगे और माइनस क्यू की तरफ आते रहेंगे, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा हो कि अगर दोनों चार्जेस जो है वो सेम सेम है, जैसे कि ऐसा प्लस क्यू, चलो थोड़ा सा नीचे, प्लस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, तो अब प्लस क्यू क्या करते हैं? रेपल। तो इनके फील्ड लाइन जो होंगे कुछ ऐसे होंगे, रेपल करते होंगे एक दूसरे को। इधर के स्ट्रेट ही होंगे, बट जो नजदीक वाले होंगे ना वो थोड़ा सा रिपल्सिव इन नेचर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ यूं होगा। अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें, सिर्फ ये आरो मार्क जो है वो इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट एक्सप्लेन। सेकंड पॉइंट, दे आर ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिए इधर मैंने ड्रॉ किया कि अगर ये सरफेस ऑफ कंडक्टर है, सॉरी, हाँ, इसमें सरफेस ऑफ कंडक्टर है तो इससे कैसे जा रहे हैं? परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर। तो हमेशा ये जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर है या तो नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट, tangent at any point gives the direction of electric field। मतलब क्या है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये वाला है पॉइंट सी। अब टेंजेंट का मतलब क्या है? लाइन पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस, राइट? तो वहां से जो लाइन पास हो रही है वो क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर पॉइंट ए की बात करें तो ये होगा उसका टेंजेंट, राइट? तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। अगर पॉइंट बी की बात करेंगे तो ये होगा उसका टेंजेंट का डायरेक्शन, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। पॉइंट सी की बात करें तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो टेंजेंट, अगर किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो किसकी डायरेक्शन देगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। मतलब क्या है? दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप का मतलब, मान लीजिए अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है तो कहां जाएगी? नेगेटिव की तरफ। क्या वापस से वो पॉजिटिव की तरफ आ सकती है? नहीं, वो नहीं आ सकती। इसलिए क्या वो क्लोज लूप होगा? मान लीजिए क्लोज लूप किसे बोलते हैं? यहां से शुरू हुआ फिर वापस से आके यहीं खत्म होना है। तो अब ये क्या हो रहा है कि यहां से शुरू हो रहा है बट इधर जाके खत्म हो जा रहा है। तो अगर वापस ही नहीं आया तो क्लोज लूप कैसे फॉर्म होगा? तो दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, यानी दे originate from positive and terminate to negative, they won't come back to positive again। ठीक है, never come back ऐसे लिख सकते। they are always continuous in nature। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूस, निकलते हैं तो निकलते ही जाते हैं, कंटिन्यूस। बीच में ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसे लाइन होगी, ऐसा नहीं होगा कि डिसकंटिन्यूस नहीं होगी। they are always continuous in nature। ठीक है, नेक्स्ट, greater the density of electric field lines, greater is the strength of electric field in the region। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में पढ़ाया था कि मान लीजिए तो हमने इधर एक पॉइंट लिया, ठीक है, जैसे कि इधर ही देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट और सेम पॉइंट इधर लिया, ठीक है। अब जितना नजदीक देखेंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास होंगे उधर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर होगी उधर उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, सिंपल थिंग। ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड लाइन जितना ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? मान लीजिए दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब मान लीजिए कहीं इधर ड्रॉ कर लेते, चलो ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को अगर मैं पूछूंगा
मान लीजिए इस पॉइंट को अगर मैंने देखा, ये पॉइंट है इधर, अब इस पॉइंट को अगर पूछूंगी तो कहाँ जाएगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉइंट इधर जाना चाहेगा, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉइंट इधर जाना चाहेगा। मतलब एक पॉइंट के दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। एक फील्ड लाइन क्या दो अलग अलग जगह पे जा सकती है? नहीं जा सकती। तो एक पॉइंट के दो पॉइंट्स, दो अलग अलग डायरेक्शंस होने की वजह से वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। एक पॉइंट पे क्या होंगे? दो टेंजेंट्स, मतलब दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, व्हिच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल हैव टू डायरेक्शंस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक पार्टिकल सेम टाइम पे दो डायरेक्शंस में जा ही नहीं सकता, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो आगे बढ़ते हैं। PYQs, ओके। The figure shows a point charge Q located at a distance r/2 from the center of a spherical metal shell. Draw the electric field lines for the given system. Okay, फिगर ही नहीं दिया हुआ, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये एक हमारा स्फेरिकल शेल है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। तो अब उसकी वजह से डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता करना। ओके चलो पता करते हैं। चार्ज को सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, चलो पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिख देता हूं, प्लस, ओके ऐसा है। अब क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने इंडक्शन में पढ़ा था, इंडक्शन में क्या होता है, जैसे ही कोई चार्ज नजदीक आता है उसका ऑपोजिट चार्ज जो है उसके आसपास आना शुरू हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये शेल न्यूट्रल है, न्यूट्रल शेल है, कुछ नहीं कहा है, तो एक मेटल है तो न्यूट्रल है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से इसके अंदर वाले पार्ट में पूरे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। पूरे कैसे चार्जेस डेवलप होंगे? नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। अब नेगेटिव चार्जेस डेवलप होने की वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, सिंपल। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, तो कुछ ऐसे ही होगी, राइट। और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी, तो इसलिए कुछ ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा ये तो शेल के अंदर की बात हो गई। बाहर क्या होगा, नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज, कुछ ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ गिवन सिस्टम इस मेटल शेल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2. In the electric field shown in the figure, the electric field lines on the left have twice the separation as that between those of right. ठीक है, तो मतलब इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सेपरेशन डबल है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन A. If the magnitude of field at point A is 40 nanocoulomb, 40 Newton per coulomb, calculate the force experienced by a proton placed at A. A पे अगर कोई प्रोटॉन प्लेस्ड है तो उसका फोर्स कैलकुलेट करना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है एट पॉइंट बी, ठीक है। ओके सबसे पहले हम लोग इधर का फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है, फोर्स एट ए। ओके एफ इज इक्वल टू क्यू क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू, अरे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 40, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 इंटू 40 विल बी 64, राइट, इंटू 10 पावर -19 न्यूटन। इतना हो जाएगा हमारा फोर्स, किसके लिए, एट पॉइंट ए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी वी नीड टू कैलकुलेट, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिवाइडेड बाई 2। डिस्टेंस डबल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब 40 divided by 2, that is nothing but electric field at B will be equal to 20 Newton per coulomb। ठीक है, चलो आज का लेक्चर खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आज जो हमने पढ़ा वो था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसे जाके घर में पढ़िए, रिवाइज कीजिए। वापस से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।